आईटीआई स्टडी सेंटर में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मेरा नाम अमरेश है और हम लोग इस वीडियो में आईटीआई एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की टॉपिक वाइज स्टडी के अंतर्गत इन्वायरमेंट एजुकेशन यानी कि पर्यावरण के बारे में जानेंगे। क्योंकि इन्वायरमेंट एजुकेशन का सिलेबस जो है थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए ये वीडियो जो है थोड़ा लंबा होगा। तो मैं जो है सभी छात्रों से उम्मीद करता हूँ कि आप ये वीडियो जो है पूरा देखेंगे ताकि आपको जो है इन्वायरमेंट के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। आइए शुरू करते हैं। अब हम लोग इन्वायरमेंट यानी कि पर्यावरण के बारे में जानते हैं। पर्यावरण शब्द संस्कृत भाषा के परि और आवरण शब्द से मिलकर बना हुआ है। परि का अर्थ होता है चारों ओर और आवरण का अर्थ होता है घिरा हुआ, यानी कि किसी व्यक्ति या जीवधारी के चारों ओर जो आवृत किया हुआ है उसे हम पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण में जैविक संगठक, अजैविक संगठक और उनसे जुड़ी हुई सारी प्रक्रियाएं आती हैं। जैविक संगठकों में जैसे सूक्ष्म जीवाणु से लेकर कीड़े मकोड़े, जीव जंतु, पेड़ पौधे आदि आते हैं। इनके साथ ही उनसे जुड़ी हुई सारी जैव क्रियाएं और प्रक्रियाएं भी। अजैविक संगठकों में जीवन रहित तत्व और उनसे जुड़े प्रक्रियाएं आती हैं, जैसे चट्टाने, पर्वत, नदी, हवा, जलवायु इत्यादि। इन्वायरमेंट। द वर्ड इन्वायरमेंट इज डिराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड इन्वायरो which means surrounding, यानी कि इन्वायरमेंट जो है फ्रेंच वर्ड इन्वायरन से लिया गया है, जिसका मतलब है सराउंडिंग, यानी कि चारों तरफ से जो घिरा हुआ है। आवर सराउंडिंग इंक्लूड्स बायोटिक फैक्टर्स लाइक ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोबीज एक्सेट्रा एंड एबायोटिक फैक्टर्स सच एज लाइट, एयर, वाटर, सॉइल आदि। यानी कि हमारे पर्यावरण में दोनों चीजें आती हैं, जैविक और अजैविक दोनों चीज, जिसमें आदमी, पेड़ पौधे, जानवर, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े सब आते हैं। इसके अलावा अजैविक तत्व जैसे प्रकाश, हवा, पानी, मिट्टी आदि जो है आते हैं। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून को मनाया जाता है, यानी कि हम लोग 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। विकास की प्रक्रिया पर आधारित पर्यावरण, ये हमारा दो तरह का होता है। एक होता है प्राकृतिक पर्यावरण, दूसरा है मानव निर्मित पर्यावरण। प्राकृतिक पर्यावरण 3 प्रकार का होता है, जैविक, अजैविक और जीवन स्थान। जैविक होता है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जीव जंतु आते हैं। अजैविक के अंतर्गत हमारा जलमंडल, वायुमंडल, स्थलमंडल आदि आता है। और जीवन स्थान के अंतर्गत भूमि और जल, इसके रासायनिक गुण, भौतिक गुण आदि आते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण में जो मानव द्वारा निर्माण किया जाता है वो आता है, जैसे घर, सड़कें, विद्यालय, रेलवे, अस्पताल आदि। कंपोनेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, पर्यावरण के तत्व। इसमें 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। एक होता है नेचुरल इन्वायरमेंट, मतलब जो प्रकृति द्वारा है। दूसरा है ह्यूमन, जो इंसानों से संबंधित है। तीसरा है ह्यूमन मेड, यानी कि जो इंसानों ने बनाया है। आप इसको चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं, जैसे बिल्डिंग है, पार्क है, ब्रिज है, हाईवे है, हमारे इंडस्ट्री होती हैं, ये सारे हमारे जो है ह्यूमन मेड में आते हैं। ह्यूमन के अंतर्गत आते हैं जैसे कोई अकेला आदमी है, उसका पूरा परिवार है। कम्युनिटी मतलब पूरा एक जो है ग्रुप ऑफ पीपल है, ये है आपका रिलीजन यानी कि धर्म है, ये सारे ह्यूमन के अंतर्गत आते हैं। नेचुरल में है जैसे हमारा एयर हो गया, लैंड हो गया, जमीन हो गया, वाटर हो गया, पानी हो गया, यानी कि ये सारी चीजें हमारा इन्वायरमेंट के कंपोनेंट यानी कि भाग होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी की संरचना। पृथ्वी जो है कैसे बनी हुई है, इसके कौन कौन से भाग हैं। तो जो पृथ्वी है ये हमारा एक गोले की तरह है, जिसको हम यहाँ पे चित्र में देख सकते हैं, यहाँ पे काट के दिखाया गया है। इसमें जो है 4 मुख्य भाग हैं। एक है क्रस्ट, जो हमारी सबसे ऊपर की सतह है। इसके नीचे का भाग है मेंटल, उसके नीचे का भाग है आउटर कोर और उसके नीचे का भाग है इनर कोर। इनर कोर हमारा सबसे अंदर का भाग है। आप लोग यहाँ देख सकते हैं क्रस्ट हमारा सबसे ऊपर का भाग है, ये वाला भाग हमारा मेंटल है, इसके नीचे का भाग, ये वाला भाग हमारा आउटर कोर है और ये सबसे अंदर का भाग है, ये इनर कोर है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे जानेंगे। एटमॉस्फेयर, द अर्थ इज ए डायनेमिक प्लेनेट, इट कॉन्स्टेंटली अंडरगोइंग चेंजेस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ, यानी कि धरती जो है ये जो है बदलती रहती है, इसमें जो है लगातार कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। ये जो है जस्ट लाइक अनियन, यानी कि ये प्याज की तरह है, जैसे उसमें परत दर परत निकलती है प्याज, आप लोगों ने देखा होगा, उसी तरह हमारा धरती है, इसमें बहुत सारी लेयर्स होती हैं यानी कि परतें होती हैं। जो सबसे ऊपर की परत होती है जिसे हम क्रस्ट कहते हैं, यह जो है सारी परतों में सबसे ज्यादा पतली होती है,
जो नॉर्मल सतह पे 35 किलोमीटर और समुद्र की सतह पर केवल 5 किलोमीटर होती है। द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल मास आर सिलिका एंड एल्यूमिना, यानी कि जो हमारा नॉर्मल प्लेन या समतल सतह पे जो हमारा क्रस्ट है उसमें जो है सिलिका और एल्युमिनियम पाया जाता है, जिन्हें हम सियाल कहते हैं। और जो समुद्र की सतह है हमारी, वहां पे जो क्रस्ट है उसमें जो है सिलिका और मैग्नीशियम पाया जाता है, जिसे हम सीमा कहते हैं। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल व्हिच एक्सटेंड अप टू डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर बिलो द क्रस्ट, यानी कि क्रस्ट के नीचे 2900 किलोमीटर गहराई तक आपका जो है मेंटल पाया जाता है। द इनर मोस्ट लेयर इज कोर विद रेडियस ऑफ अबाउट 350 किलोमीटर, यानी कि सबसे अंदर की सतह को हम लोग कोर कहते हैं। ये जो है 350 किलोमीटर रेडियस में होती है। यह जो है निकिल और आयरन की बनी होती है, जिसे हम नाइफ कहते हैं। द सेंट्रल कोर हैज वेरी हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, मतलब जो आंतरिक कोर होती है वहां पे बहुत ज्यादा तापमान होता है और प्रेशर भी बहुत ज्यादा होता है। द अर्थ इज सराउंडेड बाई ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर, यानी कि धरती जो है हमारी वो हवा से चारों तरफ से घिरी हुई है, जिसे हम वातावरण कहते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द एटमॉस्फेयर फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि धरती पे जो भी चीज है, जीवित चीजें हैं, उन सब के लिए पर्यावरण जो है बहुत ज्यादा जरूरी है। इट प्रोवाइड्स द एयर टू ब्रीथ एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ सनरेज, यह जो है उन्हें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन प्रदान करता है, यानी कि हवा प्रदान करता है, और जो सूर्य से खतरनाक किरणें आती हैं उनसे भी यह बचाता है। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें क्या क्या चीजें हैं। द एटमॉस्फेयर इज थिन लेयर ऑफ गैसेस व्हिच स्टेज अबव द अर्थ ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी कि धरती के ऊपर यह गैसों का एक समूह है जो गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से धरती के ऊपर रहता है। एयर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, मतलब यह रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होती है। द एयर इज एक्चुअली ए मिक्सचर ऑफ मेनी गैसेज, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जो है ये दो मुख्य गैसें हैं हमारे वातावरण में। कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन आर फाउंड इन लेसर क्वांटिटीज, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है वहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मुख्य जो है हमारी गैसें उपलब्ध हैं। इसके अलावा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम, ओजोन, आर्गन, हाइड्रोजन ये भी कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसके अलावा हमारा अपार्ट फ्रॉम दीज गैसेज टीनी डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, यानी कि हवा में छोटे डस्ट यानी कि धूल के कण भी विद्यमान रहते हैं। इसको हम जो है चार्ट के माध्यम से समझते हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल, यानी कि नाइट्रोजन जो है सबसे ज्यादा जो है पर्यावरण में पाई जाने वाली गैस है, और जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं इनके लिए नाइट्रोजन जो है बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बट दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, ये जो है हवा से डायरेक्टली नाइट्रोजन नहीं ले सकते हैं। बैक्टीरिया इन द सॉइल एंड रूट्स ऑफ सेम प्लांट्स टेक नाइट्रोजन फ्रॉम द एयर एंड चेंज इट फ्रॉम दैट प्लांट्स कैन यूज इट, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं धरती में, इसके अलावा जो उनकी जड़ें होती हैं पेड़ पौधों की, वो जो है नाइट्रोजन को अवशोषित करती हैं और उसको जो है पेड़ पौधों के द्वारा अवशोषित किए जाने वाली गैस में बदल देती हैं। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, यानी कि हवा में ऑक्सीजन जो है दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा पाई जाने वाली गैस है। ह्यूमंस एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम एयर टू ब्रीथ, इंसान और जानवर जो है ऑक्सीजन जो है हवा से लेते हैं सांस लेने के लिए। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, सो ऑक्सीजन कंटेंट इन द एयर रिमेन्स कांस्टेंट, यानी कि हम लोग जो है ऑक्सीजन जो है पर्यावरण से लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसी तरह पेड़ पौधे जो है वो ऑक्सीजन जो है इन्वायरमेंट में छोड़ते हैं, जिससे जो है प्राकृतिक संतुलन जो है बना रहता है। This balance is upset by burning fuels, coal and oil. They add billions of tons of carbon dioxide into atmosphere each year. This increased volume of carbon dioxide is affecting the earth weather and climate. यानी कि जो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पेड़ पौधे जो है ऑक्सीजन पर्यावरण में छोड़ते हैं, इसकी वजह से पर्यावरण में संतुलन बना रहता है। लेकिन क्योंकि हम लोग कोयला और ऑयल बहुत ज़्यादा बर्न करते हैं, जिसकी वजह से ये संतुलन जो है खराब हो रहा है, जिसकी वजह से धरती का जो मानसून है और जो मौसम है वो जो है बदल रहा है, ये जो है उसको प्रभावित कर रहा है।
हमारी जो इन्वायरमेंट में पाई जाने वाली गैसें हैं उनका जो है परसेंटेज इस प्रकार है। नाइट्रोजन हमारी 78% है, ऑक्सीजन जो है ये हमारा 20.99% है, आर्गन जो है 0.94% है, हीलियम है 0.005, नियोन है 0.0018, क्रिप्टॉन है 0.0001%, जियोन है 0.000009% और ओजोन है 0.000001%। तो इस तरह ये जो गैसें हैं हमारी पर्यावरण में पाई जाती हैं। इसको हम लोग एक चार्ट के माध्यम समझते हैं। हमारा नाइट्रोजन जो है ये सबसे ज़्यादा पाया जाता है एनवायरनमेंट में, इसके बाद हमारा ऑक्सीजन पाया जाता है, इसके बाद हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, इसके बाद हमारा आर्गन है, बाकी जो है अन्य गैसें जो है पाई जाती हैं। पृथ्वी का वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है वो जो है 5 लेयर में बांटा गया है। क्षोभ मंडल यानी कि ट्रोपोस्फीयर, समताप मंडल यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर, मध्य मंडल मेसोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर और बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। ये जो है हमारा वायुमंडल को 5 भागों में बांटा गया है। क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल को वायुमंडल की सबसे महत्वपूर्ण परत कहा जाता है। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर होती है। मनुष्य इसी मंडल के द्वारा सांस लेता है और पृथ्वी पर होने वाली अधिकांश घटनाएं जैसे वर्षा, कोहरा, ओलावर्षण आदि इसी परत के अंदर होती है। क्षोभ मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 10 डिग्री का ताप घटता है और प्रत्येक किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान में औसत 6.50 डिग्री सेल्सियस की कमी आती है। इसे ही सामान्य ताप पर पतन दर कहते हैं। समताप मंडल, क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। इसकी ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर तक होती है। समताप मंडल एक ऐसी परत होती है जो बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त है। समताप मंडल में जहाज उड़ने को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। इस मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। इन परतों का मुख्य कार्य सूर्य से निकलने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके हमारी रक्षा करना है। मध्य मंडल, यह समताप मंडल के ठीक ऊपर 60 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली होती है। जब उल्कापिंड अंतरिक्ष में प्रवेश करते हैं तो वह इसी परत पर जल जाते हैं। आयन मंडल, आयन मंडल 60 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। इन परतों का प्रयोग रेडियो संचार के लिए होता है। पृथ्वी से प्रसारित रेडियो तरंगे इस परत द्वारा पुनः पृथ्वी पर परावर्तित कर दी जाती हैं, जिसके फलस्वरूप रेडियो, टेलीविजन, टेलीफोन, रडार एवं संचार उपग्रह आदि की सुविधा हमें प्राप्त होती है। वायुमंडल, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत यानी कि 640 किलोमीटर से ऊपर को हम जो है वायुमंडल कहते हैं। यह वायु की पतली परत होती है। हीलियम और हाइड्रोजन यहाँ से अंतरिक्ष में तैरती रहती हैं। वायुमंडल की संरचना ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की बनी होती है। यह साफ तथा शुष्क हवा का 99% है। नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21%। दूसरी गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि 1% भाग में होती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ही कम मात्रा में पाया जाता है, लेकिन यह पृथ्वी द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी का वातावरण जो है गर्म रहता है। ओजोन लेयर, ओजोन परत क्या है? ओजोन परत ऑक्सीजन गैस का ही एक प्रकार होता है। यह ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर बनी होती है, इसलिए इसे O3 से प्रदर्शित किया जाता है। यह तीखे गंध वाली विषैली गैस है। ओजोन गैस पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपर पाई जाती है और यह सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी प्रकाश को 93.99% तक अवशोषित कर लेती है। ओजोन लेयर हमारी ये जो है ट्रोपोस्फीयर और स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल और समताप मंडल के बीच में पाई जाती है। यह जो है जो सूर्य से खतरनाक अल्ट्रावायलेट रेज यानी कि पराबैंगनी किरणें आती हैं उनसे हमारी रक्षा करती है। इसकी ऊंचाई धरती से जो है 10 किलोमीटर होती है। जो हमारी सतह है इससे 10 किलोमीटर ऊंचाई पर यह ओजोन लेयर पाई जाती है। ओजोन परत को नुकसान, रसायन ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकते हैं। यह ओजोन परत को पतला या पूरी तरह से नष्ट भी कर सकते हैं। इन्हें फ्री रेडिकल कैटलिस्ट कहा जाता है। इसमें प्रमुख नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, हाइड्रोक्सिल क्लोरीन और ब्रोमीन शामिल हैं। मनुष्य के औद्योगिक क्रियाकलापों से क्लोरीन ब्रोमीन के रसायनों का निर्माण बहुत अधिक मात्रा में हुआ है। इसमें मुख्यतः क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और ब्रोमोफ्लोरोकार्बन्स हैं। यह रसायन गैस के रूप में स्ट्रेटोस्फीयर तक पहुंचने में सक्षम है। ओजोन परत पर पहुंचने के बाद अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव से क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु
अपने यौगिकों से अलग हो जाते हैं और फ्री रेडिकल्स बन जाते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन का एक परमाणु ओजोन के 1 लाख परमाणु को नष्ट कर सकता है। नाइट्रस ऑक्साइड भी ओजोन परत के पतले होने का प्रमुख कारण है। पृथ्वी के दक्षिणी और उत्तरी ध्रुव पर ओजोन परत को इतना नुकसान पहुंचा है कि उसमें छेद हो गए हैं। इन्हें हम ओजोन होल्स कहते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, आसान शब्दों में समझें तो ग्लोबल वार्मिंग का अर्थ है पृथ्वी के तापमान में वृद्धि और इसके कारण मौसम में होने वाले परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के तापमान में हो रही वृद्धि, जिसे 100 सालों में औसत तापमान पर 1 डिग्री फ़ारेनहाइट आंका गया है, के परिणाम स्वरूप बारिश के तरीकों में बदलाव, हिमखंडों और ग्लेशियरों के पिघलने, समुद्र के जलस्तर में वृद्धि, वनस्पति व जंतु जगत पर प्रभाव के रूप में सामने आ सकते हैं। तो ये हमारा जो है होता है ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि धरती की जो तापमान है वो जो है बढ़ रहा है, इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। अम्ल वर्षा क्या है? अम्ल वर्षा का वास्तविक अर्थ उस वर्षा, हिम, ओला या कोहरा से है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड के अतिरिक्त सल्फर डाइऑक्साइड यानी कि SO2 तथा नाइट्रोजन की ऑक्साइड यानी कि नॉक्स घुले हों, जिनसे तनु सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 तथा नाइट्रिक अम्ल HNO3 बनते हैं। किंतु व्यापक दृष्टि से पौधों तथा इमारतों द्वारा SO2 और नॉक्स का ऑब्जर्वेशन भी इसमें शामिल कर लिया जाता है। इस तरह अम्ल वर्षा के योगदान करने वाले प्रदूषकों में SO2 तथा नॉक्स जो है मुख्य हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है और इसके फायदे व नुकसान क्या हैं? पृथ्वी पर मौजूद वातावरण ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करता है। सूर्य की ओर से आने वाली प्रकाश की किरणों का 31% भाग पृथ्वी की सतह से पुनः परिवर्तित होकर स्पेस में चला जाता है। 20% भाग वातावरण के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। सूर्य से आई ऊर्जा का बचा हुआ भाग पृथ्वी पर मौजूद समुद्र तथा सतह पर मौजूद तत्वों द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। फिर इसे ऊष्मा के रूप में परिवर्तित किया जाता है, जो कि पृथ्वी की सतह और उस पर मौजूद हवाओं को गर्म बनाए रखने में मदद करती है। पृथ्वी के वातावरण में मौजूद कुछ खास गैसें ग्रीन हाउस की सतह के रूप में कार्य करती हैं और ऊष्मा को पृथ्वी पर बांधे रहती हैं। अगर हमारी ग्रीन हाउस गैसें ना हो तो पृथ्वी पर जीवन संभव नहीं होगा। ग्रीन हाउस गैसें हमारी कौन कौन सी हैं? जैसे हमारा भाप है, ये हमारा 36 से 70% तक होता है। कार्बन डाइऑक्साइड 9 से 26%, मेथेन 4 से 9%, नाइट्रस ऑक्साइड 3 से 7% होता है। इसके अलावा ओजोन और क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स भी इसमें आते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ इकोसिस्टम, यानी कि पारितंत्र के घटक क्या क्या हैं? इसमें 2 होते हैं, हमारा अजैविक घटक और जैविक घटक। अजैविक घटक में हमारे भौतिक कारक, अकार्बनिक पदार्थ और कार्बनिक पदार्थ आते हैं। भौतिक कारक में तापमान, आर्द्रता, प्रकाश, वायुमंडलीय दाब। अकार्बनिक पदार्थ में जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन। और कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड आदि आते हैं। जैविक घटकों में उत्पादक, जैसे हमारे हरे पौधे यानी कि जो भोजन का उत्पादन करते हैं। उपभोक्ता, जीव जंतु जो उस भोजन को खाते हैं। और अपघटक, ये हमारे जो है सूक्ष्म जीव होते हैं। फूड वेब यानी कि खाद्य जाल और फूड चेन, खाद्य श्रृंखला। खाद्य श्रृंखला को समझने के लिए ऐसे समझते हैं जैसे घास को टिड्डा खाता है, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को सांप खाता है, सांप को चील खाता है। इस तरह जो है हमारा ये खाद्य श्रृंखला है। अगर कई खाद्य श्रृंखलाएं जो है फूड के माध्यम से जुड़ी हो तो इसको हम फूड वेब यानी खाद्य जाल कहते हैं। जैसे घास को टिड्डा खाते हैं, टिड्डे को मेढक खाता है, मेढक को चील खाती है। इसी तरह मेढक को सांप भी खाता है, सांप को चील खाती है। इसी तरह टिड्डे को जो है हमारा जो है जीव जंतु छिपकली आदि खाते हैं, इसको सांप खा लेता है, सांप को भी चील खा लेती है। पर्यावरणीय क्षरण, यानी कि पर्यावरण का क्षरण क्यों हो रहा है? इसके 2 कारण हैं, एक है सामाजिक कारण, दूसरा है आर्थिक कारण। सामाजिक कारण क्या है? बढ़ती हुई जनसंख्या, गरीबी, शहरीकरण, जीवन शैली में परिवर्तन, इन सब वजहों से पर्यावरण का जो है नुकसान हो रहा है। आर्थिक कारण क्या है? कृषि में विकास हो रहा है, औद्योगिकीकरण हो रहा है और आर्थिक विकास हो रहा है। इस वजह से जो है हमारा पर्यावरण का नुकसान हो रहा है। पर्यावरण में क्या क्या जो है आपदाएं आती हैं? प्राकृतिक आपदाएं होती हैं और मानव निर्मित आपदाएं होती हैं। प्राकृतिक आपदाएं कैसे हैं? जैसे ज्वालामुखी का विस्फोट हो गया, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, सूखा, चक्रवात, सुनामी, ये सारा हमारा प्राकृतिक आपदाएं हैं, यानी कि नेचुरल डिजास्टर जिनको बोलते हैं, जो प्रकृति द्वारा होते हैं। मानव निर्मित कौन कौन सी डिजास्टर होते हैं? ह्यूमन डिजास्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे भोपाल गैस त्रासदी के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, जो है जहरीली गैस लीक हो गई थी जिससे हजारों लोग मारे गए थे। लंदन धूम कोहरा है, भूस्खलन है, वैश्विक तापमान बढ़ रहा है, ये सारी जो डिजास्टर हैं ये ह्यूमन द्वारा निर्मित हैं। पर्यावरण प्रदूषण,
प्रदूषण पर्यावरण के दूषक पदार्थों के प्रवेश के कारण होता है। पर्यावरण प्रदूषक में पर्यावरण को, जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। पर्यावरण में जो प्रदूषण होता है उसका अर्थ है हवा, पानी, मिट्टी आदि में अवांछित द्रव्यों का मिलने से जो है वो दूषित हो जाना, जिसका सजीवों पर प्रत्यक्ष रूप से विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान द्वारा अन्य अप्रत्यक्ष प्रभाव भी पड़ते हैं। पर्यावरण प्रदूषण हमारा कई प्रकार का होता है, जैसे हमारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, प्रकाश प्रदूषण और रेडियोधर्मी प्रदूषण। इसके अलावा भी हमारे अन्य प्रकार के प्रदूषण हैं। जल प्रदूषण, जल में किसी बाहरी पदार्थ की उपस्थिति जो जल के स्वाभाविक गुणों को इस प्रकार परिवर्तित कर दे कि जल स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो जाए या उसकी उपयोगिता कम हो जाए, तो इस प्रकार के प्रदूषण को हम जल प्रदूषण कहते हैं। मतलब कहने का मतलब जल में कुछ ऐसे नुकसानदायक रसायन मिल जाए जो हमारे नुकसान पहुंचाएं, तो उसको हम जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण कारण क्या है? मानव मल का नदियों नहरों में विसर्जन होना, सफाई सीवर आदि का उचित प्रबंध न होना, विभिन्न औद्योगिक इकाइयां जो है हमारी, उनमें जो है कचरा जो है जो भी निकलता है वो नदियों में मिल जाना, कृषि कार्यों में उपयोग होने वाले जहरीले रसायन ये सारे बह के जो है नदी के माध्यम से पहुंच जाते हैं। नदियों में कूड़े कचरे मानव समूह पारंपरिक प्रथाओं का पालन करते हुए प्रयोग में आने वाली घरेलू सामग्री के समीप के जल स्रोत में विसर्जन किया जाना भी जो है जल प्रदूषण का एक कारण होता है। जल प्रदूषण रोकने का उपाय, जल प्रदूषण में कई प्रकार से जो है नियंत्रण करके इसको कंट्रोल किया जा सकता है। जैसे जो हमारा मल मूत्र है इसको जो है नदियों में विसर्जित ना किया जाए, इसको जो है उपचारित करके फिर जो है उसको प्रयोग में लाया जाए। अपमार्जकों को कम से कम उपयोग किया जाए, केवल साबुन का उपयोग ठीक है होता है। कारखानों से निकले हुए अपशिष्ट पदार्थों को नदी, झील, तालाबों में नहीं डालना चाहिए। घरेलू अपमार्जकों की आबादी वाले भागों से दूर जलाशय में डालना चाहिए। जिन तालाबों का जल पीने काम आता है उनमें कपड़े, जानवर आदि नहीं धोने चाहिए। नगरों व कस्बों के सीवज व मलमूत्र कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ तथा जीवाणु होते हैं, इसे आबादी से दूर रखना चाहिए। बिजली व ताप गृहों से निकले हुए पानी को स्प्रे पॉन्ड या अन्य स्थानों पर ठंडा करके पुनः उपयोग में लाया जा सकता है, इसको सीधे जो है जल स्रोत में न छोड़ें। तो ये जो है हमारे जल प्रदूषण को रोकने के कुछ उपाय हैं। वायु प्रदूषण, वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण, जैसा कि हम लोग पहले जान चुके हैं। इसमें नाइट्रोजन जो है 78% होती है, 21% ऑक्सीजन और 0.3% जो है कार्बन डाइऑक्साइड होता है। शेष 0.97% में हाइड्रोजन, हीलियम, आर्गन, नियान, क्रिप्टॉन, जेनान, ओजोन और जलवाष्प होती है। वायु में विभिन्न गैसों की उपरोक्त मात्रा उसे संतुलित बनाए रहती है। इसमें जरा सा भी अंतर आने पर वह असंतुलित हो जाती है और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो जाती है। श्वसन के लिए ऑक्सीजन जरूरी होता है। जब कभी भी वायु में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइडों में वृद्धि हो जाती है तो ऐसी वायु को प्रदूषित वायु तथा इस प्रकार के प्रदूषण को वायु प्रदूषण कहा जाता है। वायु प्रदूषण के कारण वाहनों से निकलने वाला धुआं, औद्योगिक इकाइयां जो है वहां से जो धुआं निकल रहा है, इसके अलावा जंगल और कृषि से जो निकलने वाले हमारे जो है घास फूस होता है उसको जलाने से जो निकलता है धुआं, उसकी वजह से जो है वायु प्रदूषण फैलता है। इसके क्या क्या प्रभाव हैं? इससे जो है बहुत ज़्यादा जो है दुष्प्रभाव है। एक है मनुष्य, पंछियों आदि में जो है गंभीर बीमारियां हो जाती हैं। दमा, सर्दी, खांसी, अंधापन, श्रवण शक्ति कमजोर होना आदि जो है बीमारियां वायु प्रदूषण के कारण है। वायु प्रदूषण के कारण सर्दियों में कोहरा छाया रहता है, जिसके कारण जो है देखने में बहुत कठिनाई होती है। वायु प्रदूषण के कारण पृथ्वी का तापमान बढ़ता है, क्योंकि सूर्य से आने वाली गर्मी के कारण पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड का प्रभाव कम नहीं होता है, जो कि हानिकारक है। वायु प्रदूषण से अम्लीय वर्षा के खतरे बढ़ते हैं, जिसकी वजह से जो है इमारतों, भवनों, पेड़ पौधों आदि को नुकसान पहुंचता है। वायु प्रदूषण रोकने के उपाय, जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए खास कदम उठाए जाने चाहिए। लोगों को वायु प्रदूषण से होने वाले नुकसान के बारे में जो है जानकारी होनी चाहिए। धूम्रपान पर नियंत्रण होना चाहिए। कारखानों की चिमनियों की ऊंचाई अधिक रखना चाहिए। कारखानों में चिमनियों में फिल्टरों का उपयोग करना चाहिए। मोटर कारों व स्वचालित वाहनों को ट्यूनिंग करवाना चाहिए ताकि अधजला धुआं जो है बाहर ना निकले। अधिक से अधिक हमारा वृक्षारोपण होना चाहिए। उद्योगी की स्थापना शहरों और गाँव से दूर होनी चाहिए। अधिक धुआं देने वाले वाहनों पर रोक लगाई जानी चाहिए। सरकार द्वारा प्रतिबंधात्मक कानून बनाकर उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। इन सब तरीकों को अपना के हम लोग वायु प्रदूषण से बच सकते हैं। ध्वनि प्रदूषण, जब ध्वनि की तीव्रता अधिक होती है तो वह कानों को अप्रिय लगने लगती है। इस अवांछनीय तथा उच्च तीव्रता वाली ध्वनि को शोर कहते हैं। शोर से मनुष्यों में अशांति व बेचैनी उत्पन्न होती है।
साथ ही साथ कार्यक्षमता पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ध्वनि प्रदूषण क्या कारण होता है? जैसे रेल इंजन, हवाई जहाज, जनरेटर, टेलीफोन, टेलीविजन, वाहन, लाउडस्पीकर आदि जो है। इसके अलावा आधुनिक मशीनें भी हमारी ध्वनि प्रदूषण के कारण हैं। ध्वनि प्रदूषण का क्या प्रभाव है? इससे जो है सिर दर्द हो जाता है, हमारी श्रवण शक्ति कमजोर हो जाती है, चिड़चिड़ापन, हाई ब्लड प्रेशर जो है, मनोवैज्ञानिक दोष जो है उत्पन्न होते हैं। ध्वनि प्रदूषण रोकने का उपाय ये है कि जो है लोगों को पहले जागरूक करो, कम शोर करने वाले उपकरणों का प्रयोग किया जाना चाहिए। वाहनों में लगे हार्नों को जो है उसकी जो इंटेंसिटी है उसको कम कर देना चाहिए। शहरों में, औद्योगिक इकाइयों में, सड़कों के किनारे वृक्षारोपण करना चाहिए, क्योंकि पौधे जो है ध्वनि को सोखने का कार्य करते हैं। मशीनों का रखरखाव भी सही ढंग से करना चाहिए। भूमि के भौतिक, रासायनिक व जैविक गुणों में कोई ऐसा अवांछनीय परिवर्तन जिसका प्रभाव मानव तथा अन्य जीवों पर पड़े या जिससे भूमि की गुणवत्ता या उपयोगिता नष्ट हो, उसे हम भूमि प्रदूषण कहते हैं। जैसे घरों के कूड़ा करकट आदि जो है हम जो है धूल, रद्दी, कांच की शीशियां, पॉलीथीन की थैलियां आदि जो है हम जो है भूमि में डाल देते हैं। इससे हमारा मृदा का प्रदूषण बढ़ता है। भूमि प्रदूषण के कारण क्या है? सबसे ज्यादा है जो कृषि योग्य जमीनें हैं वहां पे जो रसायन का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले जो रासायनिक पदार्थ होते हैं वो भी जमीन में चला जाता है। भवन, सड़क निर्माण आदि के द्वारा जो चीजें निकलती हैं वो भी जो है जमीन में जाती हैं। कागज और चीनी मिलों से निकलने वाले पदार्थ आदि भी जो है भूमि प्रदूषण के प्रमुख कारण होते हैं। इसके अलावा प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग जो जमीन में दब जाती है लेकिन वो गलती नहीं है। घरों, होटलों, औद्योगिक इकाइयों द्वारा निकलने वाले अवशिष्ट पदार्थों का निपटान, जिसमें प्लास्टिक, कपड़े, लकड़ी, धातु, कांच आदि के जो है कारण जो है मृदा प्रदूषण हमारा फैलता है। भूमि प्रदूषण के प्रभाव क्या क्या है? इससे जो है कृषि योग्य जमीन में कमी हो जा रही है। भोज्य पदार्थों के स्रोतों को दूषित करने के कारण ये जो है स्वास्थ्य के लिए खतरा है। भूस्खलन से होने वाली हानियां हैं। जल तथा वायु प्रदूषण में वृद्धि हो रही है। इसके रोकने का उपाय यह है कि मृत प्राणियों, घर में कूड़ा करकट, गोबर आदि को गड्ढे में डालकर ढक देना चाहिए। हमें खेतों में शौच नहीं करनी चाहिए। घर के अंदर ही शौचालय की व्यवस्था करनी चाहिए। मकान व भवन को सड़क से दूर पे बनाना चाहिए। मृदा अपरदन को रोकने के लिए आसपास घास और छोटे पौधे लगाने चाहिए। गांव में गोबर गैस तंत्र अर्थात गोबर गैस क्या जो है प्रोत्साहन करना चाहिए। उस पदार्थ अर्थात टीन, तांबा, लोहा, कांच आदि को मृदा में नहीं दबाना चाहिए। सामाजिक प्रदूषण, जनसंख्या वृद्धि के साथ ही शारीरिक, मानसिक और नैतिक मूल्यों का ह्रास होना भी एक तरह का प्रदूषण है। सामाजिक प्रदूषण का उद्भव भौतिक और सामाजिक कारणों से होता है। अतः आवश्यकता इस बात की है सरकार के साथ साथ स्वयं नागरिकों को भी जागरूक होने की जरूरत है, जिससे सामाजिक प्रदूषण से बचा जा सके। सामाजिक प्रदूषण का मेन कारण है जनसंख्या विस्फोट। सामाजिक प्रदूषण है जैसे सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ापन, अपराध, झगड़ा, फसाद, चोरी, डकैती आदि। ये सांस्कृतिक प्रदूषण है। इसमें आर्थिक प्रदूषण भी होता है जैसे गरीबी आदि। प्रकाश प्रदूषण, जिसे हम चमकदार प्रदूषण के रूप में भी हम कहते हैं, यह अत्यधिक कृत्रिम प्रकाश के कारण होता है। इसको रोकने का तरीका यह है कि बिजली या रोशनी का उपयोग जब जरूरत पड़े तभी हमें करना चाहिए। प्रकाश प्रदूषण 3 तरह से फैलता है। आसमान की चमक दमक लालिमा से, घरों के अंदर और बाहर आने वाले प्रकाश से, चौंधिया देने वाला जो तेज प्रकाश होता है उसकी वजह से, लगातार निकलने वाली आसमान की चमक दमक या लालिमा से। रेडियोधर्मी प्रदूषण, रेडियोधर्मी प्रदूषण एक विशेष प्रकार का प्रदूषण होता है जिसमें मानव जीवजंत, वनस्पतियों एवं अन्य पर्यावरणीय घटकों को हानि होने की संभावना ज्यादा बनी रहती है। ये जो है हमारे नाभिकीय प्रदूषण होते हैं जिनको हम रेडियोधर्मी प्रदूषण भी कहते हैं। परमाणु ऊर्जा उत्पादन, परमाणु हथियारों का अनुसंधान, निर्माण और तैनाती के कारण जो है रेडियोधर्मी प्रदूषण उत्पन्न होते हैं। रेडियोधर्मी प्रदूषण रोकने के उपाय, हमें जो है परमाणु ऊर्जा संयंत्रों की सुरक्षा करनी चाहिए। परमाणु परीक्षणों पर प्रतिबंध लगाना चाहिए। गाय के गोबर से दीवारों की पुताई करनी चाहिए। गाय के दूध के उपयोग से रेडियोधर्मी प्रदूषण से बचा जा सकता है। सरकारी संगठनों एवं गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से जन जागरण करना चाहिए। वृक्षारोपण करके रेडियोधर्मिता के प्रभाव को कम किया जा सकता है। ऊर्जा क्या है? किसी वस्तु की कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। उदाहरण के लिए बंदूक से छोड़ी गई गोली लक्ष्य से टकराकर विस्थापन उत्पन्न करती है। कार्य की भांति ही ऊर्जा एक अदिश राशि है, इसका मात्रक जूल होता है। ऊर्जा के संरक्षण का सिद्धांत, ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल भी कहते हैं। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, यानी कि ऊर्जा के नवीकरणीय और अनवीकरणीय स्रोत।
नवीकरणीय स्रोत ऐसे स्रोत होते हैं जिनमें है ऊर्जा जो है खत्म नहीं होती है, हम उसको बार बार प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अनवीकरणीय स्रोत ऐसे होते हैं जिनको जो है ऊर्जा जो है एक बार हम पूरा प्रयोग कर लेंगे तो वो खत्म हो जाएगी। अनवीकरणीय स्रोत में होता है जैसे हमारा तेल के कारण जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, हमारे नेचुरल गैसें हैं, कोयला है, न्यूक्लियर है, ये हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी होता है। रिन्यूएबल एनर्जी होता है नवीकरणीय स्रोत जैसे हमारा जियोथर्मल एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा। 3R एक टर्म आता है जिसका फुल फॉर्म होता है रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकिल। रिड्यूस का मतलब होता है जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होता है, यानी कि जो भी मटेरियल बेकार हो जाता है उसको हमें कम से कम रखना चाहिए, हमें ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जो बार बार जो है प्रयोग किया जा सके। रिसाइकिल यानी कि जो हमारे वेस्ट मटेरियल हैं उनको जो है रिसाइकिल करने का हमें मेथड बनाना चाहिए जिससे हम जो है कम से कम जो है हानि को बचा सकें। तो ये हमारा 3R प्रिंसिपल होता है, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। वाटर आर हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी कि जिसको हम जल चक्र भी कहते हैं। जल चक्र ये होता है जैसे समुद्र से जो है हमारा कहीं पानी का स्रोत है, जब गर्मी पड़ती है तो वहां से भाप बन के जो है हवा में आसमान में जाता है, वहां से बादल में वो कंडेंस होकर बारिश के रूप में वापस धरती पे आता है, धरती से फिर जो है हमारा भाप बन के जो है फिर ऊपर आसमान में जाता है। इस तरह ये प्रक्रिया चलती रहती है, इसको हम जल चक्र कहते हैं। जल चक्र प्रक्रिया यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं। अब हम लोग जानते हैं कि धरती पे जो भी वाटर मौजूद है वो अलग अलग किस फॉर्म में मौजूद है। जो धरती पे वाटर है वो उसमें से कुल जो है 96.5% जो है ये समुद्री जल है, जिसको हम पीने के रूप में प्रयोग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जो है साल्ट वाटर होता है, यानी कि नमकीन पानी होता है, यानी कि खारा जल होता है। जो हमारा मेन फ्रेश वाटर है ये हमारा केवल 2.5% है। इस 2.5% फ्रेश वाटर में 68.7% वो जो पानी है वो ग्लेशियर और आइस कैप्स के रूप में मौजूद है, यानी कि बर्फ के पहाड़ जो हैं हमारे ग्लेशियर जो हैं उनके रूप में फ्रेश वाटर जो है 68% है। इसके अलावा ग्राउंड वाटर 30% है और हमारा सतह पे या अन्य फॉर्म में जो है ये 1.2% मौजूद है। सतह पे जो मौजूद है उसमें ग्राउंड के अंदर पानी है वो हमारा 69% है, झीलों पे जो है ये 20% है और हमारा पर्यावरण में 3% पानी है। तो इस तरह जो है ये हमारा वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन है कि टोटल जो है हमारे पानी पर्यावरण में कैसे है। आईडीआई स्टडी सेंटर की वीडियोस देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस लाइक व शेयर कीजिए। धन्यवाद।